पवन दुग्गल जी थे, जो कि जाने माने साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं। पवन दुग्गल जी, हम आज बात करने जा रहे हैं आधार को लेकर। आधार के बारे में ये कहा जा रहा है कि सरकार कई कदम उठा रही है उसकी सुरक्षा को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर। फिर भी हमेशा कुछ ना कुछ डाउट्स रहते हैं, संदेह रहते हैं। आधार को लेकर आपको क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस जो हैं वो अभी हैं और आगे भी हो सकते हैं? पवन जी। आज आधार भारतीय राष्ट्र का आधार बन चुका है। आधार जिसकी स्थापना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा की गई थी, कहीं ना कहीं एक नई परिकल्पना की उड़ान पर उड़ गया। लोगों को लगने लगा कि भारत का नया राशन कार्ड है आधार। लिहाजा लोग लाइन पर खड़े होकर लंबी लंबी कतारों का इंतजार करने के बाद अपने आधार बनाने लगे। आज हालत ऐसी है कि लगभग 99% भारतवासियों ने अपने आधार बना लिए हैं। लेकिन जहां एक और आधार इतना मूलभूत सेंट्रल एलिमेंट हो गया हमारी लाइफ का, वहां दूसरी ओर आधार को लेकर बहुत सी चिंताएं वक्त वक्त पर व्यक्त की जा चुकी हैं। और उसका कारण भी है क्योंकि आधार सामान्य किसी भी जानकारी से बिल्कुल अलग है। आधार आपका सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि उसके साथ आपकी बायोमेट्रिक इंफॉर्मेशन वहां जुड़ी होती है। आपकी आंखों के आइरिस स्कैन, आपका थंब इंप्रेशन, आपकी नाम, आपकी डिटेल। अब ये तमाम सारी हमारी जो सेंसिटिव पर्सनल जानकारी होती है वो सेंट्रल आइडेंटिटीज डेटा रिपोजिटरी में मौजूद होती है, जो सुरक्षित है। लेकिन जब से सरकार ने अलग अलग चीजों को आधार के साथ जोड़ना शुरू कर दिया, आधार कार्ड एक नया पर्यावरण बन गया, एक नया इकोसिस्टम बन गया है। और वो इकोसिस्टम आज पूरी तरीके से सुरक्षित है। लिहाजा लगभग हम हर सप्ताह, हर कुछ दिन में पाते हैं कि कहीं ना कहीं खबर आती है कि किसी का आधार मिसयूज हुआ है या कहीं आधार का लीकेज हुआ है। और यही कारणवश है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी आधार को एडमिनिस्टर करने के लिए, वो लगातार साल दर साल कई दर्जनों एफआईआर दर्ज करती है लोगों के बरखिलाफ जो आधार का दुरुपयोग करते हैं। तो आधार को लेकर बहुत सारी इश्यूज हैं जो आज सामने आ रहे हैं। जी, तो कई बातें आ रही हैं कि इसकी सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कई कदम सरकार उठाने की बात कर रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसको फेशियल फीचर्स को भी इससे जोड़ने की बात हो रही है ताकि डुप्लीकेशन कम हो सके। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, फेशियल रिकग्निशन का सरकार द्वारा इस्तेमाल करना आधार इकोसिस्टम में एक अच्छा कदम है सही दिशा में। लेकिन ये कदम तभी साकार और सार्थक हो पाएगा अगर आप उसके साथ एनेबलिंग लीगल पॉलिसी और रेगुलेटरी इश्यूज और जो चुनौतियां हैं उनको इफेक्टिवली डील कर सके। आज जब आप फेशियल रिकग्निशन की बात करते हैं तो आप पाते हैं कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है सन 2000, वो फेशियल रिकग्निशन की कोई स्पष्ट कानूनी प्रावधान देता नहीं है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि जब आप मेरा फेशियल रिकग्निशन कैप्चर करेंगे तो कहीं ना कहीं मेरा सेंसिटिव पर्सनल डेटा भी कैप्चर होगा। वो तमाम सारा डेटा कैप्चर होगा जिसके माध्यम से मेरी पर्सनालिटी, मेरा व्यक्तित्व और मेरे पर्सन की आइडेंटिफिकेशन हो सके। लिहाजा ये तमाम सारी जानकारी सेंसिटिव पर्सनल डेटा के दायरे में आएगी। लेकिन किस तरीके से ये फेशियल रिकग्निशन डेटा एकत्रित किया जाएगा, कौन कौन उसे एक्सेस कर पाएंगे, कहां पर ये रखा जाएगा, किस प्रकार के सुरक्षा प्रकरणों का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि ये फेशियल रिकग्निशन डेटा जो है सुरक्षित रह सके, ये तमाम सारे बहुत मूलभूत सवाल हैं जो आज हम सबके समक्ष खड़े हो जाते हैं। आज आवश्यकता है कि आप आधार के कानून में संशोधन लेकर आए ताकि जब आप ये फेशियल रिकग्निशन फीचर्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो उसके संदर्भ में जो इफेक्टिव सेफगार्ड्स होने चाहिए वो भी वहां पर कानून में लेकर आइए ताकि लोगों का जो विश्वास है आधार के इकोसिस्टम में वो पुनः से स्थापित हो पाए। जी, इसके अलावा वोटर कार्ड से भी आधार को जोड़ने की बात हो रही है, तो इसके आपको क्या लगता है क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं? देखिए, अब आप हर चीज को साथ जोड़ रहे हैं। उद्देश्य तो सरकार का अच्छा है कि गवर्नेंस आसान हो पाएगी, सब चीजें एक साथ मैप रहेंगी तो सिस्टम का दुरुपयोग होना संभव कम हो पाएगा। लेकिन जब आप वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार को जोड़ने वाले हैं और कंसिडरिंग के इतने सारे बोगस वोटर आईडी कार्ड चल रहे हैं भारतवर्ष में और इतने सारे ऐसे आधार नंबर चल रहे हैं जिनकी आप इंडिपेंडेंट पुष्टि फिलहाल नहीं कर सकते एज पर इंफॉर्मेशन इन द पब्लिक डोमेन, तो मुझे लगता है इस ज्वाइनिंग के साथ जहां ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी वहां दूसरी ओर चुनौतियां भी बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यक्ति के इलेक्शन कार्ड को आधार के साथ जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं उसकी निजता का इम्पैक्ट हो सकता है।
उसकी डेटा प्राइवेसी का, उसकी पर्सनल प्राइवेसी पर इम्पैक्ट हो सकता है। तो इसलिए सरकार जब ये चीजें जोड़ना चाहती है तो सरकार को पुनः से अध्ययन करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का, जस्टिस पुट्टस्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर 9 जजों ने एक मत होकर ये घोषणा कर दी कि संपूर्ण भारतवासियों को अपने जीवन जीने के मौलिक अधिकार में अपना निजता का अधिकार शामिल मिलता है। और अब जब आप फेशियल रिकग्निशन को आप वोटर आईडी कार्ड से, आप आधार को वोटर आईडी कार्ड से जोड़ रहे हैं, तो जो प्राइवेसी रिलेटेड इश्यूज और चैलेंजेस है उनको भी आपको इफेक्टिवली डील करना पड़ेगा। जी, तो अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा जो एक चैलेंज रहता है आधार को लेकर, वो ये कहा जाता है कि फेक आईडीज़ बनती हैं या फिर डुप्लीकेशन होता है, तो इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसे कैसे सुरक्षित बनाया जाए? इस बारे में आप सरकार को, एडमिनिस्ट्रेशन को क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, मैं सरकार को बताना चाहूंगा कि आज के संदर्भ में आपके सामने चुनौतियां बहुत हैं। इसका कारण ये भी है कि भारत का जो सूचना प्रौद्योगिकी कानून है वो स्पष्ट तौर पर आधार संबंधी इश्यूज को डील नहीं करता। हालांकि वो मदर लेजिस्लेशन है भारत का इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट और इलेक्ट्रॉनिक डेटा को लेकर, और साथ ही साथ सेंसिटिव पर्सनल डेटा के तमाम सारे कानूनी पहलू उस कानून के अंदर कवर होते हैं। जब मैं आधार एक्ट सन 2016 और आधार अमेंडमेंट एक्ट 2019 पर नजर डालता हूँ तो मैं पाता हूँ कि आज 2022 में आवश्यकता आ गई है उस कानून को संशोधन करने की। क्यों? क्योंकि आज की तारीख में भारत के पास कोई राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा कानून मौजूद नहीं है, और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जो 2013 में आई थी केवल एक कागजी घोड़ा बनकर रह गई है। और मुख्य तौर पर जितनी डिटेल्ड प्रोविजंस होने चाहिए आधार के कानून में साइबर सुरक्षा को लेकर, वो वहां मौजूद नहीं है। और अब जब लगातार आधार की साइबर सुरक्षा में सेंध लग रही है, क्योंकि आधार का पर्यावरण, आप आधार का इकोसिस्टम लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, तो आवश्यकता है कि सबसे पहले जो बुनियादी इशू है साइबर सुरक्षा का आधार इकोसिस्टम के संदर्भ में, उसको आपको एड्रेस करने की आवश्यकता है। और हालांकि इकोसिस्टम रिलेटेड कुछ इश्यूज अमेंडमेंट एक्ट 2019 में कवर किए गए, लेकिन उनकी कवरेज बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिव नहीं रही है। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे लगता है सरकार को आज ये देखना पड़ेगा कि क्या जो आधार का डेटाबेस है वो कितना सैनिटाइज है, क्योंकि आधार सरकार ने तो कलेक्ट किया नहीं। सरकार ने यूआईडीआई को बोला, यूआईडीआई ने अपने एजेंट्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, सब कॉन्ट्रैक्टर्स को दिया। तो बाय द टाइम अल्टीमेटली आधार कलेक्ट किया गया, वो किसी ऐसे व्यक्ति ने किया जो किसी कंपनी में कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजिम है। तो वो क्या सही चीजें उठाई गई, नहीं उठाई गई, क्या कहीं हिल बदल तो नहीं किया गया, इस पर पुनः से विश्लेषण करना जरूरी है। और तीसरी बात, जितना आधार आपका आधार डेटाबेस ज्यादा ऑथेंटिक रहेगा, मुझे लगता है उतना ही लॉन्ग टर्म भारत के जो सॉवरेन इंटरेस्ट है उनका भी संरक्षण हो पाएगा। जी, और हाल ही में इस तरह की अभी सरकार ने कहा कि एक बड़ी संख्या में जो आधार हैं उनको कैंसिल किया गया है। तो कई तरह के स्टेप लिए जा रहे हैं आधार को लेकर। अब अगर आप जैसे लगातार हमने ये भी देखा कि जो अथॉरिटी है वो ये कोशिश करती है कि सुरक्षित बनाया जाए आधार को। आपने साइबर सिक्योरिटी की बात की, तो इसमें वो इनवाइट करते हैं ऐसे लोगों को जो ये चैलेंज करके बताएं कि हाँ कहाँ लूप होल्स हैं उस सिस्टम में। तो देखिए, दोनों बातों में एक विडंबना नजर आती है, जहां एक और सरकार मानती है कि चुनौतियां हैं, और दूसरी ओर लोगों से सवाल पूछती है कि आप बताइए चुनौती क्या है। देखिए, आधार सरकार ने बनाया है, लोगों ने नहीं बनाया। लिहाजा जो आपने प्रकरण का निर्माण किया है उसके अंदर जो चुनौतियां हैं उनको ढूंढने का दायित्व भी सरकार का होता है। आप ये कहें कि साहब मैंने तो बना दिया, अब आप इसमें जो डिफेक्ट ढूंढना है दूसरे लोग डिफेक्ट ढूंढे, वो शायद बहुत कारगर रेमेडी जैसे आईटी कंपनीज भी ऐसा करती हैं कि वो बुलाती हैं एक्सपर्ट को कि वो बताएं कि ये हो सकता है, यहाँ कहाँ लूप होल्स है, हैक हो सकता है, नहीं हो सकता। जो प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं और वो ये बताते हैं कि कहाँ लूप होल्स हैं, कहाँ किस एरिया में काम करने की जरूरत है किसी एप्लीकेशन के। जी, ये बात बिल्कुल सही है, आपको एक्सपर्ट को जरूर बुलाना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इंटरनल अध्ययन और मनन करने की आवश्यकता है। एक्सपर्ट से ये भी बात समझना चाहिए कि कहाँ कहाँ साइबर इकोसिस्टम जो आधार का है वो कहाँ असुरक्षित है, कहाँ कहाँ सेंध लग सकती है, और उस सेंध वाली जगह को आइडेंटिफाई करके वहां पर उस सेंध को, पोटेंशियल सेंध को ब्लॉक करने का प्रयास किया जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति साइबर सुरक्षा आधार की उसके अंदर छेड़खानी करता है तो सख्त कड़ी सजा के प्रावधान होने चाहिए, जो फिलहाल स्पष्ट तौर पर कानूनी प्रावधानों में नजर नहीं आते। और कहीं ना कहीं
अब जब आधार लगभग 99% भारतवासियों के पास आ चुका है, तो आपको लोगों को इफेक्टिव रेमेडी भी देनी होगी। आज आधार कानून की ये विडंबना है कि 99% भारतवासियों के पास आधार है, लेकिन अगर आपके आधार का दुरुपयोग होता है तो उन 99% भारतवासियों को कोई अधिकार नहीं है कि वो उस आधार के दुरुपयोग या मिसयूज के संदर्भ में पुलिस को जाकर शिकायत भी लिखा सके, क्योंकि शिकायत। जी, तो पवन जी, कई बातों पर आपने बताया कि एक किस तरह से अगर कोई आधार संबंधी कोई किसी को समस्या आती है, तो वो कहाँ रिपोर्ट करे, किस तरह से करे, ये एक चैलेंज है। दूसरा, आम लोगों की बात जब आती है, जब आम जनता के हाथ में जो आधार कार्ड है, जो उनकी आइडेंटिटी को बताता है और जो उसके और बाकी जितने भी उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, उनसे वो जुड़ा है। तो ऐसे में आम लोगों को किस तरह से अपने आधार को सुरक्षित रखना चाहिए, उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए? आम व्यक्तियों को समझना होगा कि अब सामाजिक और वर्तमान परिवेश बदल चुके हैं। कोविड-19 के आने के बाद साइबर क्राइम का गोल्डन युग प्रारंभ हो चुका है, और इस गोल्डन युग में हम सब लोग पोटेंशियल टारगेट किए जा सकते हैं साइबर क्राइम के संदर्भ में। लिहाजा आधार की जब आप बात करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपको ड्यू डिलिजेंस सावधानी बरतनी पड़ेगी। आज हम रूटीनली जो आधार की फोटोकॉपी कभी टेलीकॉम वाले को देते हैं, कभी किसी कनेक्शन वाले को देते हैं, कभी कहीं दाखिल करते हैं, बैंक में देते हैं, ऐसे देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने देना ही है तो आप फोटोकॉपी को पूरी तरीके से मार्क काट दीजिए और लिखिए कि फला फोटोकॉपी इस इंस्टीट्यूशन को दिया जा रहा है, कि मैंने ये आधार नंबर पोस्ट ऑफिस को इस पर्पज के लिए दिया है, और डेट और टाइम जरूर डाल दीजिए ताकि उसका दुरुपयोग होने की संभावना कम हो। दूसरी बात, ये साबित भी हो सके कि देखिए मैंने आधार पोस्ट ऑफिस को दे रखा है, उसके बाद भी अगर लीकेज होता है तो पोस्ट ऑफिस की भी जिम्मेवारी बन जाती है। एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। दूसरी बात, मुझे लगता है लोगों को समझना होगा कि आधार सामान्य जानकारी नहीं है, आधार सेंसिटिव पर्सनल जानकारी है। इसलिए अगर अपने पैसे से ज्यादा अगर आपको किसी चीज की सुरक्षा रखनी है तो अपने आधार की रखनी है। क्यों? क्योंकि एक बार आपके आधार का नंबर दुरुपयोग हो गया तो न केवल आप आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार हो जाएंगे साइबर क्राइम होने के नाते, साथ ही साथ आप पाएंगे कि आपके पास कोई इफेक्टिव रेमेडी नहीं है। आप चक्कर लगाते रह जाएंगे लेकिन आपको इफेक्टिव रेमेडी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि वो रेमेडी फिलहाल सिस्टम में मौजूद नहीं है। अदालत में आप दरवाजे भी खटखटाएंगे तो वो आधार एक्ट दिखा देंगे, साहब देखिए अब अदालत को तो इस तरह की पावर ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको समझना होगा कि जब आप आधार इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप केयरफुल ना हुए तो आपके आधार का दुरुपयोग होगा। अगर संभव हो सके कि आप आधार ना इस्तेमाल करें और आपको दूसरे आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स के विकल्प मौजूद हो या उपलब्ध हो, तो मेरी हिदायत होगी कि आप उन ऑल्टरनेट सिस्टम या प्रूफ्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन को आप आधार बनाइए, उसको प्रूफ बनाइए अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के लिए। क्योंकि बाकी चाहे वो पासपोर्ट हो, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, इलेक्शन आईडी कार्ड हो, वो उन सबके साथ आपकी बायोमेट्रिक नहीं जुड़ी हुई, तो उनके दुरुपयोग होने के चांसेस कम है, और उसका दुरुपयोग करके आपको साइबर क्राइम खासतौर पर आइडेंटिटी थेफ्ट के शिकार बनाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा कम हो जाती हैं। तो बेसिकली सावधान रहिए, रैंडमली हर एक के साथ अपना आधार नंबर शेयर ना करिए। ऑनलाइन कोई वेबसाइट आपसे मांगती है, जब तक आप उस वेबसाइट की इंडिपेंडेंट ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन ना कर पाए तब तक आप शेयर ना करें। आधार नंबर को कभी भी आप असुरक्षित वेबसाइट पर शेयर ना करें, केवल सुरक्षित वेबसाइट पर शेयर करें। और सतर्क रहिए, सावधान रहिए। अगर आपको सडनली कॉल्स आने लग जाए, संदेश आने लग जाए कि आपके आधार से ये ट्रांजैक्शन हुआ है या क्या हुआ है, तो पहली खतरे की घंटी आपको हो जानी चाहिए कि साहब मेरा शायद आधार नंबर मिसयूज तो नहीं हो रहा। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो आधार की वेबसाइट UIDAI की वेबसाइट पर जाएंगे और वहां पर अपने आधार नंबर को लॉक करेंगे। अधिकांश भारतवासी अपने आधार नंबर को लॉक नहीं करते हैं, और यही कारणवश होता है कि उनका नंबर दुरुपयोग होता है। जब आप लॉक कर देंगे तो आपके दुरुपयोग होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कम से कम केयरफुल इस्तेमाल करिए आधार का। रैंडमली सारी दुनिया के साथ आधार ना शेयर करिए, क्योंकि एक बार आपके आधार का दुरुपयोग हुआ तो बहुत लंबा खमियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। जी, तो बहुत-बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, आपने बहुत ही अच्छी सलाह दी लोगों को कि आप जो आधार है उसको आइडेंटिटी के तौर पर दूसरे डॉक्यूमेंट को दे सकते हैं, आप आधार को देने से बचिए।
और किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जाए, इसकी जिम्मेदारी हम पर भी है कि हम बहुत सावधानी से रखें। किसी भी मैसेज पर क्लिक ना करें जिसमें ये कहा गया है कि अपनी आधार की जानकारी किसी ऐसी साइट पर शेयर ना करें जो कि ऑथेंटिक ना हो। कोई भी ऐसा बटन प्रेस ना करें, मैसेजेस आते हैं किसी भी तरह के फिशिंग अटैक से बचने की कोशिश करें, किसी भी तरह की स्पैमिंग जो आपको आती है उनसे बचने की कोशिश करें और अपनी डॉक्यूमेंट को संभाल के रखें। लिहाजा साइबर थ्रेट्स का ये ज़माना है जिसमें जो डिजिटल पर जो आपकी इंफॉर्मेशन है या डिजिटली आप अगर किसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं तो वो बहुत ही एक सेफेस्ट मोड में होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन दुग्गल जी, साइबर लॉ एक्सपर्ट, इस विषय पर विस्तार से इसके कानूनी पहलुओं पर भी हमें जानकारी देने के लिए और आम लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी आपने कई सलाहें दी डिस्कशन के दौरान। धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। धन्यवाद।